अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और मेजरमेंट्स ऑफ मास ऑफ अर्थ के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब केपीके कैम्ब्रिज की क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन में मौजूद हैं। और यही टॉपिक्स बलूचिस्तान और सिंध की 9th क्लास में भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद, आपको मास ऑफ द अर्थ बाय यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कैलकुलेट करना अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है, जो कि सर आइजैक न्यूटन ने 1686 में जी है वो पेश किया था। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है इस लॉ की, चलें जिसको हम समझते हैं। इस तरह से है कि हमारे पास इस कायनात की कोई सी भी दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चले मैं यहाँ पर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, ठीक है। अब इनके दरमियान जो है वो एक फोर्स, एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कितनी होती है जी, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम्स इन दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, ठीक है। यानी चले इस ऑब्जेक्ट का मैस m1 कर लेते हैं और इसका मैस m2, और डिवाइडेड बाय, यानी इस प्रोडक्ट को हम डिवाइड करते हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से डिस्टेंस लेकर, यानी यहाँ से लेकर, ये फर्ज करें इस ऑब्जेक्ट का सेंटर फर्ज करें ये बनता है और इस ऑब्जेक्ट का ये, तो इनके सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर टाइम्स इसको क्या किया जाएगा जी, डिवाइड किया जाएगा। अब ये है जी सर आइजैक न्यूटन की जो स्टेटमेंट के मुताबिक जो उन्होंने बात की थी। अब ये फोर्स इस प्रोडक्ट ऑफ मैसेज से इंक्रीज क्यों करती है, यानी इसका अगर रिलेशन देखा जाए, इस ऑब्जेक्ट का मैस में m1 कह रहा हूँ और इसका मैस में m2 कह रहा हूँ, क्यों उन्होंने ये कहा कि ये जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट के, और फिर ये क्यों कह रहे हैं कि ये जो फोर्स है ये कम हो जाती है स्क्वायर टाइम्स जो इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है, यानी कि ज़रा मामूली से इन ऑब्जेक्ट्स को आपस में दूर करने से ये फोर्स में खासा ख्वाफ फर्क आता है और एकदम ये बहुत डिक्रीज करती है, यानी डिस्टेंस को बढ़ाने से क्या हुआ, ये फोर्स डिक्रीज थी, मैंने कहा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और फिर इसमें ये जी आखिर ये ग्रेविटेशन जो कांस्टेंट है ये किस तरह से, यानी इसकी वैल्यू जो है वो ढूंढी गई, वो सारी बातों के अब हम जरा जो है जवाबात देखते हैं। यानी सबसे पहले तो हम इस तरह से देखते हैं कि आखिर न्यूटन के जहन में ये बात क्यों आई कि ये हर दो जो हमारे पास इस यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका कोई खास मैस हो या कोई भी मैस हो, डिफरेंट मैस हो, इनमें ये फोर्स एग्जिस्ट करती है। यानी ये हम यूँ बात कर सकते हैं, हिस्ट्री को अगर हम उठाएं तो हमें ये पता चलता है कि न्यूटन जो है उन दिनों एक सर्च कर रहे थे और वो ये सर्च कर रहे थे कि जो अर्थ है वो सन के गिर्द क्यों रिवॉल्व करती है, यानी और जो मून है वो जमीन के गिर्द क्यों रिवॉल्व करता है, और फिर हमें वो जो चांद का घटना और बढ़ना वो जो नजर आता है वो उस प्रोसेस को समझ रहे थे। तो इसी दौरान जो है वो क्या हुआ कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे, एक बाग में थे जी, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ठीक है, और उस पेड़ से, चले अगर यहाँ पे हम कोई पेड़ सा बना दें, ठीक है, तो उस पेड़ से क्या हुआ जी, एक जो एप्पल है वो ग्राउंड पे आके गिरा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से चलें, ये फर्ज करें कि यहाँ से वो खड़े थे और ये एप्पल जो है वो एक ट्री से यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है, ये एक ट्री था बहुत बड़ा सा और उसमें से एक एप्पल जो जमीन पे आके गिरा। तो उन्होंने देखा कि आखिर ये जमीन पर ही क्यों आके गिरा, यानी ये कोई फोर्स थी जो कि इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचा। यानी चूंकि अगर हम न्यूटन ही के सेकंड लॉ को देखें तो हमें पता है कि जो हमारे पास एक फोर्स होती है, जब एक बॉडी पे एक नेट फोर्स अप्लाई होती है तो जिस डायरेक्शन में वो नेट फोर्स अप्लाई होती है उसी डायरेक्शन में जो है बॉडी एक्सलरेट करती है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है उसमें टाइम के हिसाब से तब्दीली आती है, यानी मैं कहता हूँ एक्सलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब कि जब एक सेब जमीन पर गिरा तो उसमें एक एक्सलरेशन प्रोड्यूस हुई,
तो यहाँ से फिर उनके जहन में ख्याल आया कि वाकई जो फोर्स है, यानी ज़मीन जो है वो अर्थ जो है वो उस एप्पल के ऊपर एक फोर्स लगा रही है, ठीक है, जो कि अट्रैक्टिव फोर्स है और इसने इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। फिर दूसरी बात कि आखिर यानी ये फोर्स जो है, चूंकि मैंने ऊपर जैसे बात की लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हवाले से कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स लगा रहे होते हैं, यानी ये फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करती है, तो फिर इसका मतलब एप्पल भी ज़मीन के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, वही फोर्स उतनी ही अमाउंट में, तो फिर ज़मीन एप्पल की तरफ क्यों नहीं मूव करती? तो फिर इसका जवाब भी हमें सेकंड लॉ से ही मिल जाता है कि चूंकि हमने पढ़ा था कि अगर बॉडी का मैस अगर हम मैस बढ़ा दें, इंक्रीज करते जाएं, तो एक्सलेरेशन डिक्रीज करने शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी एप्पल का मैस जमीन के मुकाबले में बहुत 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 कम है, ठीक है, इसका मतलब वो जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस कराएगा एप्पल जमीन में वो बहुत 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 कम होगी, ठीक है, इसलिए जो जमीन का मैस ज्यादा है, इसलिए जो फोर्स है, ठीक है, जो कि फोर्स, अब मैं यूं बात करूंगा, जो जमीन एप्पल पे फोर्स लगाई वो तो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एप्पल का मैस बहुत कम है। अब मैं यूं अगर हम कहूँ कि मैस हम कम करते जाएं, तो अब जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगी वो जो जमीन प्रोड्यूस करेगी वो बहुत ज्यादा होगी, इसलिए हमें एप्पल की एक्सलेरेशन नजर आती है, लेकिन जमीन की एक्सलेरेशन जो एप्पल प्रोड्यूस कर रहा है वो नजर नहीं आती। ये इस तरह से हमें ये बात समझ में आती है। फिर हमें न्यूटन जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, अगर हम इस पे न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई कर लें, तो वो भी हमें यहाँ से वो समझ आता है कि एक्शन और रिएक्शन, यानी अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो फर्ज करें फोर्स लगा रहा है इतनी ही, ठीक है, तो फिर वही फोर्स जो है बी ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, यानी सेम है, एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, मगर जो है उनकी डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट इन, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, इन डायरेक्शन जो ऑपोजिट होते हैं। इस तरह से फिर हमें ये बात समझ में आती है। यानी अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास जी है, बेसिकली अगर इस जी की वैल्यू को देखा जाए, जो कि बाद में एक कैवेंडिश जो है वो हमारे पास एक जो केमिस्ट है उन्होंने एक अपरेटस सेट किया था, जो कि यानी हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये इसलिए नहीं सेट किया था कि ये वैल्यू जी की फाइंड करें, बेसिकली वो डेंसिटी ऑफ अर्थ मालूम कर रहे थे, जो कि उनके को वर्कर्स या हम यूं कह सकते हैं अदर जो वर्कर्स हैं, जो कि उन्होंने एक तकरीबन उनकी वफात के कोई 100 साल बाद जो है वो ये जी की वैल्यू फिर जो है वो सही तरह से उसी अपरेटस से, जो कैवेंडिश अपरेटस उसी से मालूम की थी, जो कि फिर 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो है वो मालूम की गई। लेकिन अब ये जो वैल्यू है, ये हम यूं कह सकते हैं कि ये न्यूटन जिस वक्त उन्होंने ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पेश किया था तो वो इसके ऊपर सर्च कर रहे थे, यानी लेकिन उनको इसके लिए कोई यानी ये था कि कोई होती है कांस्टेंट वैल्यू जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी चूंकि अगर हम यूं बात करें कि अर्थ जो है और अगर ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इनके दरमियान हम कोई भी बीच में यानी कोई भी मटेरियल लें, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो इंसुलेटर हो, यानी चाहे वो एक बहुत बड़ी दीवार हम खींच दें या अगर हम इनके दरमियान जो है वो एयर ले आए, ये जी की वैल्यू उतनी ही रहती है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये ग्रेविटेशनल, ये जो हमारे पास ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, जो कि फिर कायनात के हर दो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका कोई खास मैस है उनके दरमियान ये एग्जिस्ट करती है, यही वैल्यू है, जिसको के बाद में साइंटिस्ट ने अभी चेक किया है कि ये अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू में थोड़ा बहुत फर्क आता है, लेकिन ये इतनी ही है, ठीक है। यानी ये बात हमें समझ में आ गई कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो इसकी क्या स्टेटमेंट है, और फिर हमने न्यूटन्स के लॉज को भी इस पे अप्लाई करके देखा, तो जो कि थर्ड लॉ भी और सेकंड लॉ इसे सपोर्ट करते हैं, और फिर हमें यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये भी बात पता चलती है कि एक ऑब्जेक्ट जब जमीन पे गिरता है तो जमीन भी उसके ऊपर फोर्स लगा रही होती है जो कि हमें नजर आती है, लेकिन अब वो ऑब्जेक्ट जमीन पे क्या फोर्स लगा रहा है तो वो भी हमें न्यूटन थर्ड लॉ से पता चलता है कि वो भी उतनी ही अमाउंट में फोर्स लगा रहा होता है, लेकिन चूंकि मैस में डिफरेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से हमें वो फोर्स महसूस नहीं होती। अब अगर मैं यूं बात करूं कि ये वो फोर्स है जो कि अर्थ जो है वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रही है, ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूं कि जो एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेता हूं, ठीक है, ये फर्ज करें ये मैस ऑफ अर्थ है, यहाँ पर अब चूंकि अर्थ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ तो मैं इसे मैस ऑफ अर्थ कह देता हूँ, ठीक है, और ये जो डी डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ अर्थ, चूंकि हम यहाँ से अस्यूम करते हैं कि जो हमारे यानी जमीन के सेंटर से हमारी बॉडी के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो तो अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ अर्थ ही के बराबर, ठीक है, तो ये हमने इतना रख लिया। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं एक और छोटा सा प्लेनेट बनाता हूँ जी, ठीक है, एक बहुत मामूली छोटा सा प्लेनेट, ठीक है, अब
इसके ऊपर फर्ज करें जो, यानी ये वो फोर्स है जो कि अर्थ मेरे ऊपर जो है वो अप्लाई कर रही है, ठीक है। अब मैं एक ऐसा प्लेनेट बनाता हूँ जिसका मैस और जिसका रेडियस जो है वो अर्थ की निस्बत कितना होना चाहिए, चलो उससे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स जो है लेस हो, चलें 2 टाइम्स हम लेस बना देते हैं, ठीक है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका जिसका जो हम ये कह सकते हैं रेडियस है वो पहले इसके रेडियस से कितना जी, या अगर ये अर्थ है, अर्थ के रेडियस से ये हाफ है, ठीक है। तो अब ये अगर मैं इस जगह पर मैं हूँ, ठीक है, तो ये मुझ पे कितना फोर्स लगाएगी, और ये फर्ज करें अर्थ है तो अर्थ मुझ पे कितनी, अर्थ तो चले मुझ पे इतनी फोर्स लगा रही वो मुझे पता है, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक। अब ये ऑब्जेक्ट मुझे कितनी फोर्स लगाएगी ये हम ऐसे निकाल सकते हैं कि स्मॉल ऑब्जेक्ट है, इसके लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये इज इक्वल टू होगा जी m1, यानी ये मैस मेरा, ठीक है, m1, और ये मैस ऑफ जो इस स्मॉल प्लेनेट है, ये फर्ज करें जमीन से इसका मैस हाफ है और इसका रेडियस भी जमीन से क्या है जी, हाफ है, ठीक है। तो d/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास ये 2 और ये 2 जो है 4 होगा, यानी अगर मैं 4 से ऊपर और यहाँ पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 इस 4 को कैंसिल कर देगा, 2 आ जाएगा, 2 g m1 m, यानी मैस ऑफ स्मॉल, ये मैस ऑफ सॉरी अर्थ आएगा, ठीक है, ये मैस ऑफ अर्थ आएगा जो कि स्मॉल प्लेनेट का मैंने अर्थ से कहा था हाफ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैस ऑफ अर्थ आ जाएगा और डिवाइडेड बाय हम इधर लिख देंगे d/4, यानी d²/4 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये 4 से कैंसिल। तो ये अगर आप देखें तो ये तो हमारे पास वो फोर्स आ रही है ये वाली जो कि ग्रेविटी मेरे पर असर कर रही थी, ठीक है, यानी G/F/E है ये अर्थ। मैस ऑफ द अर्थ, यानी ये बात तो हम जानते हैं कि अगर हम कोई एक बॉडी लेते हैं तो उस बॉडी का मैस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले तो हमें मैस पता होना चाहिए कि मैस क्या होता है, यानी मैस होता है जी कि किसी बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके वो एक स्ट्रक्चर बना रहे, एक शेप बना रहे हैं, उस बॉडी को कंप्लीट करें, वो उनकी जो मिकदार है वो बेसिकली उनके मैस को रिप्रेजेंट करती है। मैं कहता हूँ इस बॉडी का मैस 1 kg है। अब मैंने इसको 1 kg कैसे कहा, मैंने बेसिकली अगर अपनी अर्थ के हवाले से बात करता हूँ तो मैंने एक पहले बैलेंस लिया एक, ठीक है जी, लीवर बैलेंस कह सकते हैं, उसके दोनों तरफ मैंने प्लेट्स रखे इस तरह से, उनमें मटेरियल एक जैसा रखा, दोनों पे हम जानते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी जो है वो एक जैसा असरअंदाज करी, क्योंकि मटेरियल यानी इन दोनों पे जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है वो एक जैसा है, तो दोनों एक ही जैसी हाइट पर है। अब ऐसा है कि अगर मैं इधर 1 kg का एक स्टैंडर्ड रखता हूँ और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ जिसका मैस अगर इसके बराबर होगा तो ये दोनों पैन्स जो हैं जमीन से एक ही हाइट पर होंगे और बैलेंस होंगे, तो मैं कहूंगा कि इन दोनों का मैस सेम है। यानी हमने ये बात समझी थी कि मैस कैसे मालूम होता है, लेकिन अब अगर अर्थ का मैस मालूम करना है तो ये कैसे मालूम कर सकते हैं हम, यानी ये चूंकि हम जब आम मैथ मेजर करते हैं तो हम अर्थ पे रख के मेजर कर रहे होते हैं, तो अब यहाँ पर हम इस तरह से कहेंगे कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा है कि हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को एक फोर्स से अट्रैक्ट करी, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर चले मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ कि मैं अगर इस अर्थ के ऊपर खड़ा हूँ तो मुझे भी एक फोर्स जो है वो जमीन अपनी तरफ लगा रही है, जो एक फोर्स मैं लगा रहा हूँ जमीन पर और दूसरी फोर्स जमीन मुझ पे लगा रही है। अब चूंकि जमीन जो है उसकी अगर हम देखें तो वो उसकी मैसिव बहुत बड़ा उसका मैस है, वो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, इसी वजह से मैं उसके साथ अटैच हूँ। तो अब ऐसा है कि अगर हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हवाले से इस फार्मूला को लिखें जो कि हमने पढ़ा था कि g टाइम्स मैस ऑफ द जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 मैटर ऑब्जेक्ट्स। अब एक ऑब्जेक्ट चले मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा मैस m1 है, जबकि अर्थ का जो मैस है मैं कहता हूँ ये कैपिटल M है। तो इन दोनों के हम दोनों के यानी प्रोडक्ट के इक्वल होगा और डिवाइडेड बाय जितना डिस्टेंस मेरा अर्थ के सेंटर, चूंकि अर्थ एक अगर हम देखें तो एक रेगुलर शेप्ड है, तो इसका अंदाजन जो अर्थ का सेंटर बनता है, सेंटर ऑफ मैस से लेकर यहाँ से लेकर और मेरे सेंटर ऑफ मैस तक का जो डिस्टेंस, इसे मैं आर कैपिटल आर कह रहा हूँ। चलिए इसके लिए मैं कलर डिफरेंट यूज करता हूँ जी, कैपिटल आर कह रहा हूँ, तो ये इस आर के स्क्वायर के यानी इस तरह से आर स्क्वायर से ये डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगी फोर्स की जो कि हम अट्रैक्ट कर रही है। अब ऐसा है कि अगर मैं यहाँ से ये बात जानता हूँ कि जमीन मुझे इसी टाइम जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, अगर मैं एक चीज ऑब्जेक्ट जमीन से ऊपर फेंकता हूँ, एक बॉल में ऊपर फेंकता हूँ, तो जमीन की तरफ जब बॉल आ रही होती है तो उसमें जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होती है जिसे मैं ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन कहता हूँ वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रही होती है। इसका मतलब कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो बेसिकली मास टाइम ऑफ ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है, यानी न्यूटन्स के सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू M में हमने मैथमेटिकल जो है वो इस स्टेटमेंट को समझा था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फिर ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन के केस में
F इक्वल टू एम जी आ जाएगा। तो यहाँ पर चले हम इस तरह से करते हैं कि इस फोर्स को जो कि जमीन मुझ पे लगा रही है वो मैं कहता हूँ M1G है, यानी यहाँ पे मैस मेरा होगा जी M1G, चूंकि जो मैं यही कह सकता हूँ कि जो पार्टिकल्स की मौजूदगी है मैस ऑफ द अर्थ तो बहुत बिगर है। अब ऐसा है कि जी जो कि हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जानते हैं, पूरी कायनात में इसकी वैल्यू एक ही ऐसी यूनिफॉर्म रखी गई जी 6.67, और इस पर कोई मीडियम का कोई अमल दखल नहीं है, यानी कोई भी मीडियम हो इसकी वैल्यू एक जैसी होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे दर्ज करता हूँ जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, अब इसके यूनिट हम जानते हैं, मैं इसके जो भी स्टैंडर्ड बनेंगे, जो हमारा आंसर बेसिकली हम मैस ऑफ द अर्थ मेजर करने जा रहे हैं तो हम उसके जानते हैं यूनिट केजी में होंगे। हम तमाम जो वेरिएबल्स हैं उनके यूनिट्स जो है स्टैंडर्ड रख रहे हैं। अब मेरा जो भी मैथ्स हो, मैं मुझे अपना मैथ्स मेजर करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, मैं इसको M1 ही रहने दूंगा, जबकि मैथ्स ऑफ द अर्थ मुझे मालूम करना, मैं इसे कैपिटल M के तौर पर रख रहा हूँ। जबकि अब अगर हम अल बैरूनी के उस स्टेटमेंट के ऊपर जाएं, जब उन्होंने सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ जो है वो बताया था जी अल बैरूनी, तो उन्होंने चूंकि जो वैल्यू बताई थी, आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो, यानी जो मॉडर्न हम कह सकते हैं रिसर्च, वो उसमें 67 किलोमीटर का बस कोई अप्रोक्सीमेट फर्क है, यानी ये वैल्यू अर्थ की जो रेडियस है, चूंकि इसके डायमीटर का अगर हाफ कर दिया जाए तो रेडियस आ जाता है, तो हम जानते हैं कि डायमीटर ऑफ द अर्थ जो है वो 128 इंटू 10⁻6 किलोमीटर्स में है। ठीक है, ये हमारे पास किस में है जी, ये वैल्यू हमारे पास किस में है जी, किलोमीटर्स में है। और अगर चलें बल्कि इस तरह से कर लेते हैं, ये मीटर्स में जी, ये यहाँ पर ये किस में जी, मीटर्स में है। ठीक है, इसको हम ऑलरेडी जानते हैं, और अगर मैं इसका हाफ कर लेता हूँ तो मुझे डायमीटर का हाफ रेडियस मिल जाएगा, जो कि कितना बनता है जी 128 का अगर हम हाफ कर लें तो ये कितना बनेगा जी 64। यहाँ पे एक और करेक्शन भी कर लेते हैं, ये 10 पावर जो है ये 5 आएगी जी, यहाँ पर ये कितनी आएगी जी 5 मीटर्स है, 10 पावर 5 मीटर्स है। तो ये अगर हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 64 आएगा, और 64 इंटू 10⁻5, और अगर मैं इसमें एक डिजिट पीछे ले आऊंगा तो यहाँ पर 10 की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी, ये हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स में हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ आ जाएगा, जिसकी वैल्यू चले हम यहाँ पर रख लेते हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं सरफेस ऑफ द अर्थ पर हूँ, सरफेस ऑफ द अर्थ पे हूँ, तो मेरे और जो जमीन के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा रेडियस। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, और यूनिट हम जानते हैं मीटर है और इसका स्क्वायर है। अब ऐसा है कि अगर हम देखें तो M1 से अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर लें तो ये M1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे M1 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास G की वैल्यू आप जानते हैं जो कि पूरी अर्थ पे कांस्टेंट है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी जगह हम 10 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको कैलकुलेशन को मैं सेपरेट करने के लिए इस तरह से लाइन लगा देता हूँ जी, यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाएगी वैल्यू, जबकि ये जो है 6.4 इंटू 10⁻6 ये इधर आकर इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा जी 6.67 इंटू 10⁻11 और मल्टीप्लाई बाय मैस ऑफ द अर्थ। और अब अगर मैं दोनों तरफ 6.67 से 6.67 इंटू 10⁻11 से इधर भी डिवाइड कर लेता हूँ, और 6.67 इंटू 10⁻11 से यहाँ भी डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हमारे पास ये वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास जो रिलेशन बच जाएगा, इसको यहाँ से जी कॉपी करते हैं हम, इससे आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे कि हमारे पास अभी क्या वैल्यू आती है, इसी को आगे यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं जी, ये आप देख सकते हैं। तो हमारे पास जो मैस ऑफ द अर्थ है M, कैपिटल M, वो क्या आ रहा है जी 10 मल्टीप्लाई बाय 6.4 स्क्वायर। अब 6.4 का अगर हम स्क्वायर भी ले लेते हैं जी, यहाँ पर चलें कैलकुलेटर से, 6.4 का स्क्वायर मतलब कि 6.4 ही को हम 2 दफा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास 40.96 बनता है, 40.96। ठीक है जी, जबकि 6.67 एज इट इज आएगा मल्टीप्लाई, अब देखें 10 की पावर 6 और यानी पावर से मल्टीप्लाई होकर 6 2 कितने बन जाएंगे जी 12 बन जाएंगे, जबकि ये 10 की पावर क्या आ रही है जी -11 आ रही है। अब अगर इस पावर को हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये 10 पावर क्या हो जाएगी जी ऊपर शिफ्ट होकर 10 पावर +11 हो जाएगी, +11 हो जाएगी, यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब ऐसा है कि अगर मैं अब इसे डिवाइड कर लेता हूँ जी 40.96 को हम डिवाइड करते हैं 6.67 से, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 6.14, कितनी आ गई जी
10 मल्टीप्लाई बाय 6.14, आगे तक भी लिख लेते हैं जी, 09 ठीक है जी। और जबकि 10 की पावर कितनी बन रही है, 12 और 11, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती है, 12 में 11 ऐड कर लें जी, 23 बन जाएगा। ये हमारे पास 23 आ गया। अब इसके अगर यूनिट्स हम लिखना चाहें तो हम केजीज में आंसर दे सकते हैं कि हमारे पास जो मैस है